जय हिंद दोस्तों, फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार पर। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट 4 वीडियो। फ्रेंड्स, मैं आपको हर सेट में हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। शुरू करेंगे अपने पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति काल निर्धारित करें। ऐसे तो हम लोग बेसिक तौर पे जानते हैं क्या कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। लेकिन यहाँ पर कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति काल निर्धारित करें, तो सबके बारे में हमें बताना पड़ेगा और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति संबंधी कालक्रम के बारे में, कालक्रम मतलब उसकी काल अवधि के बारे में, कालक्रम के बारे में अनेक क्या हैं तो अवधारणाएं हैं जो निम्नलिखित हैं। मार्टिनर व्हीलर के अनुसार इसका काल 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ध्यान रखिएगा, अब हम लोग क्या पढ़े, C14 विधि द्वारा हम लोग पढ़े, कार्बन 14 द्वारा हम लोग क्या पढ़े, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक पढ़े ना। और बात कर लें सेकंड में, तो आधुनिक अनुसंधानों के आधार पर इस सभ्यता के 3 चरण माने जाते हैं। आरंभिक चरण 3500 ईसा पूर्व, द्वितीय चरण 2600 से 1900 ईसा पूर्व और अंतिम चरण 1900 से 1200 ईसा पूर्व। ईसवी और ईसा पूर्व के बारे में मैंने आपको समझाया था कि ईसवी क्या होता है, ईसा पूर्व क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा। थर्ड कहता है हमारा कि कुछ विद्वानों इसका कालक्रम 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व मानते हैं। इस बात का भी खास ख्याल रखिएगा आप लोग, ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और 4 नंबर कहता है हमारा कि रेडियो कार्बन पद्धति, जिसे हम लोग जानते हैं यानी कि C14 मेथड, तो C14 मेथड के आधार पर इसका काल 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 2, और ऐसे भी आप लोग हड़प्पा सभ्यता से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर से जरूर याद करके ही जाइएगा एग्जामिनेशन देने। ऑब्जेक्टिव में भी इससे भर भर के क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो 2 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा कि महाभारत साहित्यिक स्रोत पर टिप्पणी करें। मैंने आपको बताया था कि इतिहास को हम लोग जानने के लिए 2 तरह के स्रोत होते हैं, एक होता है साहित्यिक स्रोत और एक होता है आपका क्या, बिल्कुल पुरातात्विक स्रोत। मैंने आपको बताया था। तो साहित्यिक स्रोत की टिप्पणी करना है। साहित्यिक स्रोत मतलब होता है, एक तरह से आप कहिएगा कि धार्मिक, और आप कह सकते हैं इसमें धर्मनिरपेक्ष भी रिलेटेड होता है। तो महाभारत के साहित्यिक स्रोत पर टिप्पणी करना है। कहता है महाभारत इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत माना जाता है। इससे बहुत सारे में इतिहास के बारे में पता चलता है ना। इसमें 18 अध्याय एवं 180 क्या है प्रक्रम है। इसमें इतिहास लेखन से संबंधित अनेक तथ्य प्राप्त होते हैं। इस ग्रंथ की मूल कथा वस्तु कुरु कबीला के कौरवों एवं पांडवों के बीच हुआ भीषण युद्ध भी है। अनेक राजवंशों का इतिहास भी महाभारत में मिलता है। कौरव वंश, पांडव वंश, कृष्ण, बलराम, द्रौपदी, युधिष्ठिर इत्यादि वंश एवं पात्रों के बारे में विस्तृत विवरण इस रूप में हमें क्या मिलता है, साहित्यिक रूप में मिलता है। मतलब लिखा हुआ साहित्यिक रूप में हमें मिलता है, इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए, गांधार कला से आप क्या समझते हैं। अब आप बताइए गांधार कला क्या था। मैंने आपको महाजनपद के बारे में बताया था, ठीक है, तो उसी पे इंडिपेंडेंट है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कहता है। कहता है कि गांधार कला ऐसी कला है जिसके अंतर्गत पहली बार युद्ध और बोधिसत्व की मानवाकार मूर्तियां बनाई गई। बोधिसत्व की मानवाकार मूर्तियां बनाई गई। इन्हें सफ़ेद और काले रंग के पत्थर से विभिन्न मुद्राओं में बनाया गया। इनके बाल के अलंकरण पर विशेष ध्यान दिया गया था। किसके, तो गांधार कला में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 4 कहता है, मैंने साथियों आपको सेट 1, सेट 2, सेट 3 की वीडियो ऑलरेडी दे रखी है, तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर जाइए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में। आपको हिस्ट्री सब्जेक्टिव क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से आप इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हो। 4 कहता है मनसबदारी व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। तो ध्यान दीजिएगा, मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत अकबर काल में हुई, जो दशमलव प्रणाली पर आधारित था। दशमलव प्रणाली क्या होता है ये भी आप जानिएगा। कहता है कि मनसबदार को 2 पद, जात एवं सवार प्रदान किए जाते थे। मनसबदार जो होता था, मनसबसदार जात और सवार पर आधारित है।
और मनसबदारी व्यवस्था मुगल सेना का प्रमुख आधार थी। उसने मुगल साम्राज्य के विस्तार एवं सुव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अकबर की मृत्यु के उपरांत उसके उत्तराधिकारियों ने इस व्यवस्था में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया और इसे जारी रखा। यानी कि याद रखिएगा, मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, तो मनसबदारी व्यवस्था एक तरह से दशमलव प्रणाली पर आधारित व्यवस्था थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, जिसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अकबर की मृत्यु के बाद भी ये मनसबदारी व्यवस्था लागू रह गया था। 5 नंबर कहता है पीर और मुरीद में अंतर बताइए। पीर, अब सूफी संतों के बारे में आपको तो मैंने बताया भी था। तो देखिए कहता है सूफी संतों को भारत में पीर तथा विदेशों में शेख नाम से संबोधित किया जाता था। सभी संतों ने गुरु की महत्ता को सर्वोच्च स्थान दिया था। मुगल काल में पीर को श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था। पीर के जो शिष्य होते थे वे मुरीद कहलाते थे। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, पीर कौन थे साथियों, तो पीर जो थे वो मुगल का जो मतलब थे वो मुगल काल में मतलब अपना दृष्टि से सदा पीर, मतलब पीर कहने का मतलब हो गया कि जो संत होते थे ना, सूफी के संत है, उन्हीं को पीर कहा जाता था दोस्तों। और शेख का मतलब जानते हो ना, तो उन्हीं का दूसरा नाम शेख भी कहा जाता था उन्हीं लोगों को, ध्यान दीजिएगा। और उनके जो शिष्य होते थे, चेले चपाटी होते थे, उनको कहा जाता था क्या, मुरीद कहते थे। मुरीद गुरु के प्रति असीम श्रद्धा भाव रखते थे। वे पीर की शिक्षाओं को जन जन तक पहुँचाते थे। ध्यान में रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, पीर और मुरीद में अंतर बताइए। बिल्कुल आज भी मैच करेगा, सारे क्वेश्चन 9 बजे की क्लास कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था। अब विजयनगर मैंने आपको बताया था, तो विजयनगर के बारे में यहाँ पर कहा है कि उनकी जल आवश्यकताओं के किस प्रकार पूरा किया जाता है। तो विजयनगर के राजा जनता का विशेष ध्यान रखते थे। विजयनगर में बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण कराया गया था। नदियों और झीलों में बांध बनवाए गए थे। नदियों झीलों से नहरें निकाली गई थी जिससे सिंचाई होती थी। जनता के लिए पेयजल की सुंदर व्यवस्था थी विजयनगर में। तो जल की आवश्यकता पर सुंदर सा टिप्पणी आपको लिखना होगा, तो आप ये लिखिएगा, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये काफ़ी ज़्यादा आपका वर्चस्व के साथ इस क्वेश्चन को देखा जाता है। जो कहता है 7 नंबर कि रॉलेट एक्ट पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें। रॉलेट एक्ट क्या था, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय क्रांतिकारी भी बहुत सक्रिय हो गए थे, एक्टिव हो गए थे। जितने भी क्रांतिकारी थे वो सब एक्टिव हो चुके थे। तो वे भारत में क्रांति द्वारा स्वराज प्राप्त करना चाहते थे। भारत में बढ़ रही आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से अंग्रेजी सरकार ने न्यायाधीश पर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित किया। और पहले मैंने आपको बताया भी था कि आप फिजिक्स से लेकर जिस सब्जेक्ट की बात कर लीजिए, जो लोग पहले आविष्कार करते थे उनके ही नाम पर क्या रखा जाता था, उस चीज़ का नाम रख दिया जाता था। न्यूटन ने कुछ चीज़ को आविष्कार किया तो उसको न्यूटन सलाह दे दिया गया। तो यही इनकी अध्यक्षता की, इनकी सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठन किया गया। और इस समिति के सुझाव 1919 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में विधेयक पास हुआ। और यह विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसे आप काला कानून भी कहते हो, भारतीय ने इसे क्या कहा था, काला कानून भी कहा था। और इस एक्ट के माध्यम से अंग्रेजी सरकार को अधिकार मिला कि वो जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। क्या गजब का बात था। रॉलेट एक्ट मतलब कि जब चाहे बिना, जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकता था। ऐसा उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, एक एक्ट पास कर दिया, जिससे भारतीय लोगों ने उसे काला कानून का नाम दिया। बिल्कुल काला कानून कहने वाला भी रहेगा। अब जिसको मन करेगा उसको आप जेल में डाल दीजिएगा, ये तो गलत बात है। बहुत लोग क्या करते थे, हमें परेशान हम लोगों को किया करते थे। 8 नंबर हमारा कहता है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू क्यों किया गया। क्यों लागू किया गया। अब हुआ क्या था कि 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ था। किसी भी चीज़ को चलाने के लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन तो होने चाहिए। तो रूल एंड रेगुलेशन के लिए ही संविधान की स्थापना की गई थी। भीमराव अम्बेडकर का नाम आप लोग सर्वोच्चोपरि मतलब इसमें समझते हो। तो यहाँ पर ध्यान देंगे क्या कहता है। कहता है कि भारत का प्रथम संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया था। इसे बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, परंतु इसे 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। इसका एक कारण था कि जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया। और 26 जनवरी 1930 ईस्वी का दिन सारे भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। 1930 में, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। 26 जनवरी 1930 को ही मनाया जा चुका था। किस चीज़ का, स्वतंत्रता दिवस के, जब उन्होंने लाहौर में 1929 में 31 दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। किन्होंने, तो जवाहरलाल नेहरू ने।
यहाँ पर इसी पवित्र दिवस की याद को ताज़ा रखने के लिए संविधान सभा ने संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया। देश के स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। यानी कहा जाता है कि 26 जनवरी को ही क्यों भाई संविधान लागू हुआ और कोई दिन क्यों नहीं, तो याद रखिएगा क्योंकि 26 जनवरी 1930 ईस्वी के दिन सारे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 1930 में ही मना दिया गया था स्वतंत्रता दिवस। इसी के कारण 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन संविधान को लागू करने पारित करने का आदेश उन लोगों ने बनाया था। नेक्स्ट हमारा कहता है कि ब्रिटिश शासन की भू राजस्व व्यवस्था का वर्णन करें। यानी कैसी राज्य व्यवस्था थी ब्रिटिश में, तो आप लोगों को पता ही है, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी के बारे में आपको पता है, तो उसी के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो कहता है ब्रिटिश शासन की भू राजस्व व्यवस्था 3 प्रकार की थी जो निम्नलिखित हैं। अस्थाई बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त आरंभ किया था। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत लगान सदा के लिए निश्चित कर दिया गया और लगान एकत्र करने वाले को जमींदार बना दिए गए। इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट कहता है रैयतवाड़ी, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों में रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया गया। यह कंपनी और रैयत, जो किसान, रैयत मतलब किसान, के मध्य लगान संबंधी सीधा इकरारनामा था। समय समय पर लगान बढ़ाया जा सकता था। किसके अंतर्गत, तो रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी का मतलब एक तरह से किसानी समझिए। कहाँ में, तो मद्रास और बम्बई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मद्रास और बम्बई। अस्थाई बंदोबस्त का भी ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। महालवाड़ी व्यवस्था, इसके अंतर्गत लगान का जो होता था समझौता कंपनी और गांव का महाल जो होता था, महाल के मध्य होता था। यह उत्तर और मध्य भारत में लागू किया गया महालवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास और बम्बई, महालवाड़ी व्यवस्था उत्तर और मध्य भारत में लागू किया गया था। अब देखिए तात्या तोपे कौन थे। सबसे पहली बात, तात्या तोपे क्रांतिकारी थे जी, ये तो एक वर्ड में सभी को पता होना चाहिए। बात करता है तो 1857 की क्रांति से हम लोग मतलब क्या है, भली भांति परिचित हैं। हम लोगों ने बहुत पढ़ा 1857 की क्रांति के बारे में, तो वहीं से इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि तात्या तोपे जो थे वो कौन थे। तो कहता है तात्या तोपे नाना साहब के विश्वसनीय सेवक और पक्के देशभक्त थे। बिल्कुल, इनमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्होंने गोरिल्ला सेन के बल पर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। दांत खट्टा करना मुहावरा है, मतलब पराजित कर देना। कैंपबेल में अंग्रेजों से हारने के बाद भी ग्वालियर में अंग्रेजों के विरुद्ध रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के पश्चात वे अंग्रेजों के द्वारा पकड़ लिए गए और उन्हें फांसी दे दी गई। तो तात्या तोपे को फांसी दे दी गई थी। ध्यान रखिएगा 1857 की क्रांति के ये प्रमुख क्या थे, देशभक्त थे, प्रमुख क्या थे, क्रांतिकारी थे। इस बात का भी काफ़ी आप लोग ख्याल रखिएगा। और दोस्तों मैंने इससे पहले आपको सेट 1, सेट 2, सेट 3 की वीडियो दी है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो फटाफट से जाइएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सब्जेक्टिव हिस्ट्री का नाम से, हिस्ट्री सब्जेक्टिव के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट 5 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और सेट 5 में मैंने आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखे हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो टेक केयर ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।